अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। और क्या आपको पता है वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज ने बॉलीवुड में पिक्चर बनाने के वास्ते बड़े जोरों शोरों से एंट्री मारी थी, पर खुद ही 10 सालों के अंदर बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ 11 पिक्चर्स प्रोड्यूस करके इंडिया को टाटा बाय बाय कह दिया। ये बोल के कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल सही नहीं है भाई, यहाँ इतनी महंगी बजट वाली मूवीज भी फ्लॉप हो जाती हैं और ऊपर से एक्टर्स ही मूवीज के ग्रॉस इनकम में से 50% चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अबे वॉल्ट डिज्नी के हिसाब से बॉलीवुड वाले घाटे में जा रहे हैं, तो फिर कहानी जैसी मूवीज जिसे 5 करोड़ की बजट में बनाया था उसने पूरे 104 करोड़ कैसे कमा लिए। और फिर अगर हम बात करें बधाई हो मूवी की, तो वो सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन उसने कमाए पूरे 132 करोड़ रुपए। इवन शिव और राजीव 20 करोड़ और 40 करोड़ के बीच में रिस्पेक्टली बनी थी, लेकिन उन्होंने कमाए 180 करोड़ और 159 करोड़ रिस्पेक्टली। इनफैक्ट सीक्रेट सुपरस्टार जैसी मूवी का तो माइंड ब्लोइंग सक्सेस था, जिसे सिर्फ 15 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन इसने जो कमाया उससे 600 गुना ज्यादा और बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस किया टोटल 977 करोड़ रुपीस का। लेकिन दोस्तों ये तो छोटी छोटी लो बजट वाली मूवीज हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 4 चांद लगा दिए थे, तो ऑब्वियसली बड़े बजट वाली मूवीज का भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या वॉल्ट डिज्नी वाले झूठ बोल रहे थे, या फिर ये गोरे लोग हमारे इंडियंस के सामने टिक नहीं पाए? क्योंकि बॉलीवुड का सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है, यहाँ पर बहुत सारी मूवीज रिलीज होने से पहले ही 2 करोड़ से ज्यादा यूं ही कमा लेती है। एंड बिल्कुल इट्स अ फैक्ट। और आप सब ने तो ये देखा ही होगा, जो भी बॉलीवुड से कनेक्टेड है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो सभी एक नैवेज लाइफस्टाइल जीते हैं और पानी की तरह पैसे कमाते हैं। तो आखिर ये पैसे कमाते कैसे हैं? कैसे बॉलीवुड की पिक्चरें तो 200-300 करोड़ कमा लेती हैं? तो फ्रेंड्स चलो क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर हमेशा के लिए इस राज से पर्दाफाश करते हैं, अपनी ही एक एजे ओरिजिनल जोरदार धांसू फाड़ू एक्शन मूवी बनाकर, और इससे हम सभी भी उस स्टेप से गुजर सकते हैं जिससे सारी मूवीज गुजरती हैं। हम भी इस प्रोसेस का एक जायजा ले सकते हैं। तो चलो लेट्स फाइंड आउट। लेकिन एक मिनट, अपनी मूवी पैसे कैसे और किस तरह से और कहां से कमाएगी, उसके पहले तो हमें ये जानना होगा कि आखिर बॉलीवुड की पिक्चरें बनती कैसे हैं, कौन कौन उसमें कितने पापड़ बेलकर कितने पैसे लगाता है। सो नाउ कमिंग बैक टू एन एग्जांपल माय एजे मूवी। हमें एक एक्शन मूवी बनानी है, तो किसे लेंगे अपन? अपनी पिक्चर हिट बनानी है और 100 करोड़ पार करानी है, तो एक्टर सोच लो, अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या फिर ऋतिक रोशन। एक सर्वे के हिसाब से इन सभी के बारे में लिखा गया था कि ये ए लिस्ट एक्टर फीस तो चार्ज करते ही हैं, और अगर फिल्म हिट हुई तो उसमें से अपना प्रॉफिट का हिस्सा भी मांगते हैं। और ऊपर से इनकी फीस भी माइंड ब्लोइंग होती है, जैसे ऋतिक रोशन 60 करोड़, शाहरुख खान 80 करोड़, आमिर खान 90 करोड़, सलमान खान 100 करोड़ और अक्षय कुमार 120 करोड़ चार्ज करता है। तो जाहिर सी बात है इन ए लिस्ट एक्टरों का बजट तो अपने प्राइस कार्ड में फिट नहीं होने वाला, क्योंकि 100 करोड़ तो हमारी मूवी को कमाना है, हमारा बजट नहीं है। और वो बात अलग है कि इनका भी इतना ज्यादा पैसा चार्ज करना भी जायज है, क्योंकि इंडिया में तो आप सबको पता है 99% मूवीज स्क्रिप्ट या स्टोरी के बलबूते पे नहीं बल्कि बड़े बड़े एक्टरों के नामों से बिकती है। इसी के कारण प्रोड्यूसर्स भी दिल खोल के पैसा लगाते हैं, पर अपने पास इतना बजट नहीं है, इसलिए अपन खुद ही बन जाते हैं अपनी फिल्म का हीरो। थोड़ी तो एक्टिंग आती है, थोड़ा और सीख लेंगे, क्लासेस वासेस लगा लेंगे, तो अपने पास अपने एजे पिक्चर के लिए टोटल बजट है 76 करोड़ रुपीस का। चौको मत, मान लो मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, मुझे ये सारा पैसा विरासत में मिला है, और इस केस में इस मूवी का प्रोड्यूसर बनूंगा मैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि पिक्चर में सबसे पहले प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाते हैं और बाद में उसे रिकवर भी करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस प्रॉफिट के साथ। तो वापस आते हैं अपने प्रोडक्शन पर, जहाँ अपनी पिक्चर का प्रोड्यूसर मैं खुद ही हूँ और साथ साथ डायरेक्शन और एक्टिंग भी मैं ही कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे पता है कि एक मूवी 4 स्टेजों में बनती है, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। डेवलपमेंट में प्रोड्यूसर एक स्क्रिप्ट या स्टोरी को सिलेक्ट करता है या फिर किसी राइटर के थ्रू उसे लिखवा कर एक्टर को फाइनल करता है, और उसके बाद वो स्क्रिप्ट नेक्स्ट स्टेप में जाती है जो है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में लोकेशन, एकोमोडेशन और लॉजिस्टिक देखा जाता है। तो भाई हमें यहाँ पे लोकेशन और लॉजिस्टिक 2 करोड़, तो अभी कोविड चल रहा है तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए 2 करोड़, और एक्टिव और क्रू मेंबर्स के अकोमोडेशन और फूड के लिए 7 करोड़। ये सभी हमें प्री प्रोडक्शन में खर्चा होने वाला है। तो भाई ये सब कुछ काट फूट के फिर भी अपने पास 65 करोड़ बचे हैं, जिससे हम प्रोडक्शन के वक्त में शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन में एडिटिंग, वीएफएक्स और क्रू मेंबर्स की सैलरी में लगाएंगे। तो दोस्तों एक एक्शन फिल्म है, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए एक हॉट एंड ब्यूटीफुल कातिलाना हीरोइनी। तो अपन कटरीना को साइन कर लेते हैं। उसने पहले भी बहुत सारी एक्शन फिल्मों में 4 चांद लगाए हैं, और उसकी यूजुअल फी भी 15 करोड़ है, यानी अपने बजट में भी फिट हो जाएगी। तो चलो फिर हीरो सेट, हीरोइनी सेट, तो फिर शूट करते हैं अपनी मूवी को। एंड a few months later it's done। मूवी हो गया शूट एंड रेडी। अच्छा, अपने बजट में से 15 करोड़ माइनस हुए कटरीना के, तो बचे 50 करोड़, और शूटिंग में खर्चा हुआ 25 करोड़ का। बाकी के 25 करोड़ गए क्रू मेंबर्स, प्रोडक्शन वर्कर्स और स्टाफ मेंबर्स की सैलरी में। अपने पास क्या बचा?
मैंने इतना कुछ किया और मैंने क्या कमाया, घंटा। तो अब यहाँ से शुरू होता है बॉलीवुड मूवीज का पैसे छापने का बिजनेस, जहाँ पर प्रोड्यूसर एक प्रॉपर सप्लायर चेंज के थ्रू अपने लगाए हुए पैसे को रिकवर करेगा। यहाँ पर दो सिनेरियो होते हैं, जहाँ पर पहला सिनेरियो है एक प्रोड्यूसर किसी डिस्ट्रीब्यूटर जो आगे पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूट करता है उसे अपनी पिक्चर बेच देगा। उसके जो राइट्स वगैरह होंगे डिस्ट्रीब्यूटर उसे खरीद लेगा और अपने अनुसार उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड सम ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर को एक लमसम अमाउंट दे देगा उस पिक्चर के बदले में। और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि प्रोड्यूसर, एक्टर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर थर्ड पर्सन यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटाकर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल पहले सिनेरियो में मेरी पिक्चर का बजट है 75 करोड़। सो अगर मुझे उसे डायरेक्टली किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना है 100 करोड़ या 120 करोड़ में बेच दूंगा, डिपेंडिंग ऑन माई प्रीवियस फिल्म कि वो कितनी हिट हुई है, कितनी फ्लॉप हुई है और कितने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसे एक्चुअल में खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर सीधा वन टास्क की गोली लेकर सटक लेता है, लेकिन कितनी बार प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एग्रीमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल कि अगर फिल्म 150 से 200 करोड़ का बिजनेस करती है तो उसमें प्रोड्यूसर भी अपना हिस्सा मांगेगा। पूरा का पूरा भार जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर। पिक्चर को कैसे कैसे थिएटर्स में, बॉक्स ऑफिस, सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, OTT प्लेटफॉर्म्स और मर्चेंडाइजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बेच कर पैसे कमाता है। और फर्स्ट अपोलो पिक्चर में अपने 10 या 15 करोड़ लगा के सही से अच्छे से मूवी की मार्केटिंग और प्रमोशन करेगा, जिससे कि उस मूवी के बारे में हाइट क्रिएट हो सके। लेकिन क्या आपको पता है फ्रेंड्स, पिक्चर के फ्लॉप होने के बाद भी प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स इतने सारे पैसे रिकवर कैसे कर लेते हैं? दोस्तों आप सबको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, मूवी के रिलीज होने से पहले ही 100 से 150 से 200 करोड़ तक कमा लेते हैं ऑलरेडी। जहां फॉर एग्जांपल आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी को 240 करोड़ के बजट में बनाया गया था। उसने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ 150 करोड़ ही कमाए, लेकिन फिर भी इस फिल्म ने जैसे तैसे करके 240 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया। प्रोड्यूसर्स के लिए ट्रू नॉन थिएटर जैसे सोर्सेस जैसे सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, मार्केटिंग टाइप्स और OTT राइट्स वगैरह वगैरह। और ये है इकोनॉमिक थग्स ऑफ हिंदुस्तान। अगर आप जानना चाहोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 220 करोड़, कॉस्ट ऑफ प्रिंट्स मार्केटिंग 20 करोड़, सो टोटल कॉस्ट A+B जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 240 करोड़। और उसके बाद टोटल रिकवरीज मतलब इन एंड सोर्सेस से पैसे कमाए हैं इस मूवी ने, लो क्लोड फ्लॉप मूवी ने। आप देख सकते हो A+B+C+D+E+F 371 करोड़ रुपीस। अब इस केस में भी हुआ प्रॉफिट 131 करोड़ रुपीस का। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो है 54.58%। वाह, एक फ्लॉप मूवी बनाकर भी इतना कमा लिया। और यहाँ तक कि यश राजमौर्य की फिल्म RRR रिलीज होने से पहले ही 200 करोड़ कमा चुकी थी। अगर बड़ी से बड़ी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप भी हो जाती है ना, तो कभी भी ये समझने की गलती ना करना कि उस मूवी ने पैसे नहीं कमाए या फिर वो मूवी घाटे में गई है। ये लोग कैसे भी करके प्रॉफिट कमा ही लेते हैं। तो एनीवे अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की, जहाँ पर एक्टर, डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर्स खुद ही मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर का रोल निभाते हैं। वो सोचते हैं कि यार अननेसेसरी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, वो अपना प्रॉफिट भी ले लेगा, इससे अच्छा हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कनेक्शन स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब यहाँ पे नाम आता है बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर्स का, जैसे यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन एक्सेट्रा। कुछ बड़े बड़े एक्टर्स ने अपने ही प्रोडक्शन हाउस खोल दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सलमान खान ने सलमान खान फिल्म और शाहरुख खान ने रेड चिली एंटरटेनमेंट। अब एक एग्जांपल के तौर पर बजरंगी भाईजान और दंगल को ही ले लो। बजरंगी भाईजान का बजट था 90 करोड़, जहां पर उसके प्रोड्यूसर सलमान खान और डायरेक्टर कबीर खान खुद ही थे। और इस फिल्म को भी डिस्ट्रीब्यूट सलमान खान की ये प्रोडक्शन SKF ने ही किया था। बट अब डिस्ट्रीब्यूट का रोल भी जिसने एक्ट किया था एक्टर, और जिसने प्रोड्यूस किया था प्रोड्यूसर, उसी ने निभाया। लेकिन क्या आप जानते हो इस फिल्म ने पूरी दुनिया में कितना कमाया? पूरे के पूरे 969 करोड़ रुपीस। पर आप समझ रहे हो ना, सलमान भाई ने अपने मूवी में 90 करोड़ लगाए और उसके बदले में 1016% ज्यादा पैसे कमा लिए। इन शॉर्ट कुछ ही सालों में अपने पैसों को 11 गुना बढ़ा दिया। 90 करोड़ की चीज बिक गई 969 करोड़ रुपए में। और अब दंगल मूवी को ही देख लो, उसके प्रोड्यूसर थे आमिर खान और उनकी वाइफ किरण रॉय, और ये मूवी सिर्फ 70 करोड़ के बजट में बनाई गई थी। पर पता है इसने पूरी दुनिया भर में कितने पैसे कमाए? पूरे 2000 करोड़ रुपीस। मतलब समझ रहे हो, यही पे जो एक्टर था वही प्रोड्यूसर था, वही डिस्ट्रीब्यूटर था। और इन एक्टर्स को तो वैसे तो 100 करोड़ रुपीस मिलते हैं, पर क्योंकि उन्होंने सारा काम खुद ही कर लिया इंक्लूडिंग प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का रोल, तो इन्हें अपने ही पैसों पर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिल गया, वो भी पूरे 3000%। आई मीन कहीं पर भी इतना ज्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। एनीवे, चलो फिर वापस हम अपनी मूवी पर आते हैं, जहां मैंने अपनी मूवी के लिए सोच लिया ये सब देखकर कि क्यों ना मैं ही मूवी का डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाऊं। क्योंकि यार मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को राइट्स बेच दूं और पता चला कल मूवी हिट हो जाए, 300, 400, 500 करोड़ कमा ले,
तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा शेयर तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाएगा ना। काय को इतना सब झंझट पालने का। तो अब अपनी मूवी बनकर रेडी है थिएटर्स में रिलीज होने के लिए। लेकिन अपनी पिक्चर भी भाई जैसा मैंने कहा था रिलीज करने से पहले ही हम उससे मजबूत पैसे छपवाएंगे। हम अपनी मूवी के लिए भी सैटेलाइट राइट्स यानी कि फर्स्ट टाइम टीवी वाले प्रीमियम वाले राइट्स के लिए 65 करोड़ रुपीस का बेट लगाएंगे और उसके म्यूजिक राइट्स स्पॉटिफाई यानी कि गाना.com, विंग्स जैसी वेबसाइट पर अवेलेबल करने के लिए 15 करोड़ रुपीस लगाएंगे और OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग कराने के लिए 10 करोड़ चार्ज करेंगे और साथ ही एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग में 5 करोड़ कमाएंगे और रीमेक राइट्स के थ्रू 5 करोड़ कमाएंगे। और यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना इंटरनेशनल मार्केट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं किसी को दे देता हूँ। तो वहाँ पे बेच दी मूवी तो उसके एक्स्ट्रा 15 करोड़ मिले और साथ ही थोड़ी मर्चेंडाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से मिलाकर 1 करोड़ कमा लिए, यानी कि टोटल मिलकर हो गए 116 करोड़ रुपीस। एंड वाह, दिस वॉज प्रॉफिटेबल। अपनी पिक्चर ने रिलीज होने से पहले ही सेंचुरी मार दी। यस, देखो कैसे मूवी ने रिलीज होने से पहले ही पैसे कमा लिए और अब सिर्फ उसका थिएटर में रिलीज होना बाकी है। पर क्या आपको पता है मूवीज ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है? वेल, यहाँ पर रोल आता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जिनके कंधों पर आ जाती है मूवीज को ऑडियंस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। जहां पर इंडिया के कुछ बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, हीरोज इंटरनेशनल, एक्सेल एंटरटेनमेंट, फॉक्स स्टूडियो, रेड चिलीज, रिलायंस एंड यशराज फिल्म इन प्ले आ जाते हैं। और यहाँ पर इन सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क पूरे इंडिया में 14 सर्किट में डिवाइडेड है, जहाँ हर सर्किट में हर डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कॉन्टैक्ट रहते हैं, जो आगे उनके थिएटर्स में एग्जिबिटर्स यानी कि थिएटर में मूवी फॉरवर्ड करते हैं। एक वेल डिफाइंड सप्लायर चेन के जैसे। और ये डिस्ट्रीब्यूटर और सब डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करते हैं कि कौन सी पिक्चर कितने सर्किट में कितने थिएटर में रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बड़े स्टार की मूवी पूरे इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज होगी और वहीं पर किसी छोटे स्टार की मूवी शायद पूरे इंडिया में ना रिलीज हो और सिर्फ मेजर मेट्रो सिटी में ही रिलीज हो। और अब ये सब डिसाइड होने के बाद अब बारी आती है एग्जिबिटर्स की, जहाँ पर वो मूवी चलाई जाने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इंडिया में मूवी थ्रू बॉक्स ऑफिस के थ्रू पैसे अर्न करने की और कैसे करती है, तो इंडिया में मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर्स दोनों हैं, जहाँ दोनों तरह के प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, जो प्राइमरली फिल्म्स ऑफ नंबर स्क्रीन एंड प्रॉफिट रिटर्न पर फोकस करती है। यहाँ पर आप एक टेबल देख सकते हो, जिससे एक बेटर आपको आइडिया आएगा। जैसे जब मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज होती है तो फर्स्ट वीक में 50% और फिर उसके बाद जब तक मूवी चलती रहती है तब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स थिएटर वालों के पास से 30% लेते रहेंगे। और अब रही बात सिंगल स्क्रीन की, तो ये लोग तो बहुत ज्यादा ही सफर करते हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लेक्स में 25 या फिर 30 या उससे ज्यादा शोज होते हैं और वही सिंगल स्क्रीन पे दिन के 5 से 7 ही शोज होते हैं। लेकिन इतने कम शोज होने के बावजूद भी डिस्ट्रीब्यूटर सिंगल स्क्रीन वालों से 70 से 90% का प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लेक्स के मुकाबले इनका ही घाटा हो रहा है और शायद यही वजह हो सकती है कि सिंगल स्क्रीन वाले थिएटर्स की आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और अब इसे मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो टिकट का प्राइस है 100 रुपीज, लेकिन क्या आप जानते हो 100 रुपए में से कितने पैसे किसको कैसे कैसे मिलते हैं? 100 रुपए की टिकट में से सबसे पहले कटेगा 30 से 35% एंटरटेनमेंट टैक्स, जो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है और हर स्टेट को वेरी करता है। और फिर यहाँ से 60 से 65% बचा हुआ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर को, जो उनकी एग्रीमेंट के हिसाब से आपस में डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिर डिस्ट्रीब्यूटर आगे उनके एग्रीमेंट के हिसाब से प्रोड्यूसर्स को देंगे या फिर अपने पास रख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सुल्तान मूवी का ही केस ले लो, जहां इस मूवी को 145 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 623 करोड़ रुपीस कमाए, जिसमें कुल 30% यानी 120 करोड़ एंटरटेनमेंट टैक्स गया अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को। सो अब सुल्तान का नेट कलेक्शन 500 करोड़ हुआ अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें यशराज फिल्म प्रोड्यूसर भी था और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर भी। तो उनका 20% शेयर निकाल लो, तो 500 करोड़ में से 20% यानी 100 करोड़ यशराज फिल्म ने कमाए ओनली एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और जिसमें से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर 20 करोड़ रुपीस स्पेंड किए होंगे जो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो उनका नेट प्रॉफिट 80 करोड़ हुआ। और अब बाकी के 400 करोड़ इसमें से एग्जिबिटर्स यानी कि थिएटर का टिकट का प्राइस निकालो, तो 50% तो माइनस हो जाएगा, तो 200 करोड़ थिएटर वालों ने कमाए, सारे थिएटर वालों ने मिलकर। और इसमें से यशराज फिल्म अपना प्रोड्यूसर का शेयर लेगा, जो कि और 20% है यानी 100 करोड़। अब यशराज फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के साथ तो 100 + 100 इज इक्वल टू 200 करोड़। इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स की माने तो यशराज फिल्म ने नॉन थिएटर्स के डील के थ्रू और 20 करोड़ कमाए थे, टोटल 220 करोड़ रुपीस की कमाई। लेकिन भाई एक सेकंड रुको, इसमें अभी किसी और का भी हाथ मारना बाकी है। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान भाई ने यानी कि सलमान खान ने यशराज फिल्म के साथ 100 करोड़ की डील साइन की थी। इसमें अगर फिल्म 200 करोड़ कमाएगी तो 50-50% मुनाफा दोनों में इक्वली बटेगा। यशराज की फिल्म के पास से 220 करोड़ तो आधे आधे हुए।
और पैसे बढ़कर दोनों के पास आ गए 120 करोड़ ईच। मतलब समझ रहे हो एक मूवी के थ्रू ही कितना छाप डाला। एंड वॉल्ट डिज्नी कह कर गई थी कि इंडियन सिनेमा में प्रॉफिट नहीं है। सो इन शॉर्ट, ऊपर स्टडी किए गए केस स्टडी से हमें कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में पैसा है और पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जितना रिटर्न मिलता है उतना तो भाई कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए पैसे से पैसा बनाने के लिए एक्टर्स आजकल सब कुछ कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर सब बन जाते हैं। और एनीवे अपनी मूवी रिलीज होने वाली है 31 जून 2023 को। तो सब लोग फटाफट आ जाना अब तुम्हारे भाई की पिक्चर देखने के लिए। इस वीडियो से आप सबको पता चल गया कि बॉलीवुड का बिजनेस मॉडल कैसा है और बॉलीवुड पैसे कैसे कमाती है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।